जहां हम हमारे मेल लीड लू ह्वाइनिंग और फीमेल लीड शिन्यू को साथ में देखते हैं। लू ह्वाइनिंग एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है, जबकि शिन्यू लू ह्वाइनिंग की सेक्रेटरी होती है। कहानी की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि कैसे लू ह्वाइनिंग ने शिन्यू को एक एग्रीमेंट दिया था, जिसमें उसने शिन्यू को 2 साल तक उसकी पत्नी होने का नाटक करने के लिए कहा था। साथ ही यह भी बताया था कि इस शादी में कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होगा और ना ही कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगी। 2 साल के बाद दोनों एक दूसरे को तलाक दे देंगे और कभी नहीं मिलेंगे। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि जल्द ही 2 साल खत्म होने वाले हैं और पिछले 2 सालों से शिन्यू लू ह्वेनिंग की अच्छी पत्नी बनने का नाटक कर रही है। शिन्यू पिछले 2 सालों से लू ह्वेनिंग की हर ज़रूरत का ख्याल रखती आई है, उसके लिए खाना बनाती है और उसके साथ बाहर भी जाती है। वह लू ह्वेनिंग की सभी बातों को मान लेती है, यहाँ तक कि वह यह भी ध्यान रखती है कि लू ह्वेनिंग को क्या पसंद है और क्या नहीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि शिन्यू ने यह एग्रीमेंट इसलिए साइन किया था क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी और वह चाहती थी कि किसी तरह इतने पैसे इकट्ठा कर सके कि वह अपने पापा का इलाज करवा सके। असल में उसके पापा के पैर में कुछ समस्या है, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। इसलिए उसने इस एग्रीमेंट पर साइन करने का फैसला किया था। अब हम लू ह्वेनिंग और शिन्यू को साथ में देखते हैं, जहां लू ह्वेनिंग के ऑफिस से आने पर शिन्यू प्यार से उसे हबी बुलाते हुए खाने के लिए कहती है। शिन्यू लू ह्वेनिंग को बाहर देर रात तक रहने पर मैसेज भी करती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। शिन्यू के अच्छे व्यवहार की वजह से लू ह्वेनिंग को गलत फहमी हो जाती है और उसे लगता है कि शिन्यू उससे प्यार करने लगी है। लू ह्वेनिंग सोचता है कि शिन्यू नाटक अच्छे से नहीं कर पाई और नाटक करते करते ही शिन्यू को उससे प्यार हो गया है और अब शिन्यू उसके बिना नहीं रह सकती। इसीलिए लू ह्वेनिंग सोचता है कि अब वह इस शादी को खत्म नहीं करेगा और तलाक कैंसिल कर देगा। साथ ही वह शिन्यू से उनकी दूसरी मैरिज एनिवर्सरी के दिन शादी जारी रखने के लिए भी कहेगा। दूसरी तरफ हम शिन्यू को देखते हैं जो अपने तलाक की तैयारी कर रही होती है। हमें पता चलता है कि शिन्यू लू ह्वेनिंग से बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं हुई है। वह सिर्फ एग्रीमेंट के हिसाब से लू ह्वेनिंग की अच्छी पत्नी बनने का नाटक कर रही थी और जब उनके तलाक को सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, तो शिन्यू लू ह्वेनिंग के दिए हुए सारे गिफ्ट्स और महंगी ज्वेलरी को इकट्ठा करके उनका टोटल अमाउंट पता कर रही है, ताकि तलाक के बाद वह अच्छे से अपने पापा का ट्रीटमेंट करवा सके और अपने लिए एक घर भी ले सके जहां वह आराम से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। कहानी में यहाँ एक मोड़ आता है, जहां एक तरफ लू ह्वाइनिंग इस बात को लेकर खुश होता है कि शिन्यू उससे बहुत प्यार करती है और वह शादी को आगे जारी रखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ शिन्यू शादी खत्म करने के लिए और एग्रीमेंट के हिसाब से सारे पैसे लेकर अपने पापा का ट्रीटमेंट कराने के लिए उत्साहित होती है। हम कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमें यह भी देखने को मिलता है कि लू ह्वाइनिंग शिन्यू को हर छोटी छोटी चीज़ों पर गिफ्ट्स भी देता है और साथ ही उसे शॉपिंग के लिए बहुत सारे पैसे भी देता है। आगे के सीन में हम लू ह्वाइनिंग को उसके असिस्टेंट के साथ कार में देखते हैं, जहां उसका असिस्टेंट उससे कहता है, आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वाइफ इतनी लविंग हो। दूसरी तरफ हम शिन्यू को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड के साथ लंच पर जाती है। वे दोनों कुछ देर लाइफ के बारे में बातें करते हैं और शिन्यू उसे बताती है कि वह सोच रही है कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगी और जल्दी ही अपने पापा का ट्रीटमेंट भी करवा लेगी। थोड़ी ही देर में शिन्यू का फोन बजने लगता है और उसे याद आता है कि लू ह्वाइनिंग ने उससे कहा था कि वह उसे पिकअप करने आएगा, जिसके बाद वह फटाफट बाहर चली जाती है। आगे के सीन में हमें पता चलता है कि लू ह्वाइनिंग की फैमिली कभी नहीं चाहती थी कि वह शिन्यू से शादी करे, क्योंकि शिन्यू एक अमीर परिवार से नहीं आती। खासकर लू ह्वाइनिंग की दादी को शिन्यू बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसलिए वह शिन्यू की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करती है और तब वहाँ शिन्यू भी आ जाती है। लू ह्वाइनिंग को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी दादी को चिल्ला देता है, जिसके बाद वह शिन्यू को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम शिन्यू को देखते हैं जो काम से बाहर जाती है और तब उसे ज्वेशु मिलती है। ज्वेशु एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और लू ह्वाइनिंग की दादी चाहती है कि इस डिवोर्स के बाद लू ह्वाइनिंग ज्वेशु से ही शादी करे। ज्वेशु को नहीं पता होता कि लू ह्वाइनिंग की वाइफ कौन है, लेकिन वह शिन्यू को जानती है और उसे लगता है कि शिन्यू लू ह्वाइनिंग की सेक्रेटरी हैं। इसलिए वह शिन्यू से बात करती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे लू ह्वाइनिंग की पसंद और नापसंद के बारे में बता सकती हो? जिस पर शिन्यू उसे हाँ कर देती है। ज्वेशु शिन्यू को ऑफर करती है कि हर बार जब तुम मुझे लू ह्वाइनिंग की पसंद या नापसंद के बारे में बताओगी, तो मैं उसके बदले तुम्हें 1 मिलियन वॉन दूंगी। ये सुनकर शिन्यू हैरान रह जाती है। उसी दिन रात को शिन्यू के पास ज्वेशु का मैसेज आता है।
ज्वेशु शिन्यू से पूछती है कि लू हुआनिंग को किस तरह के कपड़े पसंद हैं, जिसके बाद शिन्यू एक डायरी निकालती है जिसमें उसने लू हुआनिंग की पसंद और नापसंद के बारे में लिखा होता है, और वह ज्वेशु को बताती है कि लू हुआनिंग को लाइट कलर के कपड़े और लंबे बाल बहुत पसंद हैं। साथ ही उसे डिसेंट लुक वाली ड्रेसें बहुत अच्छी लगती हैं। शिन्यू के जवाब के बाद ज्वेशु शिन्यू को 4 मिलियन वॉन ट्रांसफर कर देती है, और यह देखकर शिन्यू हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम लू वाइनिंग को एक पार्टी में देखते हैं जहां स्वेशु भी आई होती है। स्वेशु बिल्कुल उसी तरह से तैयार होकर आती है जैसा शिन्यू ने उसे बताया था। लू वाइनिंग की नज़र जब स्वेशु पर पड़ती है तो उसे लगता है कि दूर जो लड़की खड़ी है वह शिन्यू है, और इसलिए वह उससे बात करने के लिए आगे जाता है। लेकिन जब वह उसका चेहरा देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह लड़की शिन्यू है। दूसरी तरफ ज्वेशु यह सोचकर खुश हो जाती है कि शिन्यू के बताए हुए चीजें सही हुई, इस वजह से लू हुएनिंग उससे बात करने भी आया। पार्टी खत्म होने के बाद ज्वेशु शिन्यू को 1 मिलियन वॉन और भेजती है, और उससे थैंक यू भी कहती है कि तुम्हारी वजह से लू हुएनिंग को मेरी ड्रेस पसंद आई। अगले सीन में हम लू हुएनिंग को देखते हैं जो शिन्यू को बताता है कि उन्हें शाम को एक पार्टी में जाना है, और इसलिए वह समय से तैयार हो जाए। अगले सीन में हम लू हुआनिंग और शिन्यू को देखते हैं जो साथ में पार्टी में जाते हैं, और शिन्यू बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होती है। तभी लू हुआनिंग के पास उसकी दादी का फोन आता है, और उसकी दादी शिन्यू को घर मिलाने के लिए बुलाती हैं। अगले सीन में हम शिन्यू और मैडम लू को साथ में देखते हैं, जहां मैडम लू शिन्यू को चीख रही होती है और कह रही होती है कि तुम लू हुआनिंग को छोड़ दो, तुम हमारे परिवार में बेलोंग नहीं करती, तुम बहुत ही गरीब परिवार से हो, और बेहतर होगा तुम यह शादी खत्म कर दो। मैडम लू शिन्यू से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करती है, जिस वजह से शिन्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वह भी उन्हें चिल्ला देती है। जिसके बाद मैडम लू शिन्यू को धमकी देने लगती है। शिन्यू यह सब और बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बेहोश होने का नाटक करने लगती है। थोड़ी ही देर में वहां लू हुआनिंग आ जाता है। लू हुआनिंग शिन्यू को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा घबराता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लू हुआनिंग अपनी दादी को भी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि अगर आप शिन्यू को स्वीकार नहीं कर सकती तो आप भूल जाएं, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, और अगर किसी ने भी शिन्यू को अब कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहते हुए वह वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मैडम लू लू हुआनिंग की बातें सुन जोर जोर से रोने लगती हैं। अगले सीन में हम शिन्यू को देखते हैं जो सोकर उठती है तो सोच में पड़ जाती है कि मैं तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई। थोड़ी ही देर बाद वह तैयार होकर जब नीचे जाती है तो वहां ज्वेशु भी आई होती है। ज्वेशु शिन्यू को देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, क्या तुम यहाँ पर लू हुआनिंग को ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स देने आई हो? तभी उनके घर की एक वर्कर आकर शिन्यू को लू हुआनिंग की वाइफ बताती है। ये सुनकर श्वेशु हैरान रह जाती है। श्वेशु को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और वह सोचती है कि मैंने ये क्या किया। मैं लू हुआनिंग की वाइफ से ही पूछ रही थी कि लू हुआनिंग को क्या पसंद है और क्या नहीं। वह अपने आप के बारे में गलत सोचने लगती है। जिसके बाद वह शिन्यू से माफ़ी भी मांगती है, और साथ ही उससे यह भी कहती है कि अब से मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। थोड़ी ही देर में वहां लू हुआनिंग आ जाता है, जिसके बाद वह लोग कुछ देर बात करते हैं और फिर ज्वेशु वहां से चली जाती है। लू हुआनिंग बड़े ही प्यार से शिन्यू से बात करता है, जिसके बाद शिन्यू के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसकी क्लास का एक रियूनियन है। तो शिन्यू डिसाइड करती है कि वह भी उस रियूनियन में जाएगी और अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स से मिलेगी। साथ ही उस मैसेज में यह भी लिखा होता है कि अगर किसी की शादी हो गई है तो वह अपने हस्बैंड या वाइफ को ज़रूर लेकर आए। लेकिन शिन्यू लू हुआनिंग को कुछ नहीं बताती, और लू हुआनिंग यह मैसेज पढ़ लेता है और सोचता है कि शायद शिन्यू उसे लेकर जाएगी, इसलिए वह अगले दिन की अपनी सारी मीटिंग्स को भी कैंसिल कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं लू हुआनिंग घर रहकर ही सारा ऑफिस का काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शिन्यू तैयार होकर अकेली ही रियूनियन में चली जाती है। जैसे ही लू हुआनिंग को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और वह तैयार होकर उस रियूनियन की लोकेशन पर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शिन्यू को देखते हैं जो अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और बातें भी करती हैं। तभी शिन्यू का एक क्लासमेट उससे पूछता है, मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है, क्या यह सच है? जिस पर शिन्यू असहज हो जाती है और फिर कहती है, ये सब झूठे रूमर्स हैं, मेरी शादी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ लू वेनिंग बाहर खड़ा होकर यह सब सुन लेता है, और उसे बहुत बुरा लगता है कि शिन्यू उसे लेकर नहीं गई, और उसके बाद अपने क्लासमेट्स को यह भी बोला कि उसकी शादी नहीं हुई है। शिन्यू की बातें सुनकर लू व्हाइनिंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है।
जिस वजह से वह वहां से घर आ जाता है। घर आकर लू ह्वाइनिंग ड्रिंक करने लग जाता है और गुस्से ही गुस्से में वह ग्लास भी तोड़ देता है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट आ जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद जब शिन्यू घर आती है तो लू ह्वाइनिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और शिन्यू को चिल्लाने लग जाता है। अगले सीन में हम शिन्यू को देखते हैं जो लू ह्वाइनिंग के ऑफिस की सफाई कर रही होती है। तभी उसे एक पेपर मिलता है। वह जब पेपर देखती है तो उसे पता चलता है कि यह एक डिवोर्स पेपर है। शिन्यू डिवोर्स पेपर को देखकर सोचती है कि लू ह्वाइनिंग डिवोर्स लेने के लिए बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि मैं इस पर साइन कर दूं। यह सोचते हुए वह उस पेपर पर साइन कर देती है और उस पेपर को वापस जगह पर रख देती है। अगले दिन जब शिन्यू कुछ काम से बाहर जाती है और वापस घर की तरफ आ रही होती है, तभी पार्किंग एरिया में कोई उसका पीछा करने लगता है। यह देखकर शिन्यू बहुत ही ज्यादा घबराती है और लू ह्वाइनिंग को कॉल करने लगती है। लेकिन जब लू ह्वाइनिंग कॉल नहीं उठाता तो वह वॉइस नोट छोड़ देती है, जिसमें वह बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह पार्किंग एरिया में है। दूसरी तरफ हम लू ह्वाइनिंग को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ ऑफिस में बैठा होता है। वह दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और तब भी उसका दोस्त उससे चिढ़ाने लगता है और कहता है, क्या तुम शिन्यू से शादी आगे बढ़ाने के बारे में बात करोगे? जिस पर लू ह्वाइनिंग उससे कोई जवाब नहीं देता और चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन उसका दोस्त बदले में शिन्यू को ही कॉल करने लगता है। जैसे ही वह शिन्यू को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, लू ह्वाइनिंग उसके हाथ से फोन ले लेता है। तभी लू ह्वाइनिंग को शिन्यू का भेजा हुआ वॉइस नोट सुनाई देता है, जिसमें शिन्यू उसे बता रही होती है कि कैसे वह पार्किंग लॉट में है और कोई उसका पीछा कर रहा है। यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा घबराकर भागकर शिन्यू के पास जाने लगता है। थोड़ी ही देर में लू ह्वाइनिंग वहां पहुंचकर उस आदमी से लड़ने लगता है जो शिन्यू को परेशान कर रहा होता है। कुछ देर बाद लू ह्वाइनिंग शिन्यू को अपने साथ घर ले जाता है। अगले सीन में हम शिन्यू को देखते हैं जो घर पर बैठी होती है और लू ह्वाइनिंग के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती हैं। तभी उसकी दोस्त मीमी का फोन आता है। मीमी उससे पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें कल डिवोर्स लेना है? जिस पर शिन्यू उससे बताती है, मैंने एक अग्रीमेंट वाली शादी की थी और मुझे अपना अग्रीमेंट पूरा करना ही होगा। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या नहीं। मैं अपने बॉस को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहती। उन्होंने पिछले 2 साल से मुझे बड़े ही प्यार से रखा है और मेरी रिस्पेक्ट भी की है। तो अब मैं उनके अग्रीमेंट के अनुसार उन्हें डिवोर्स तो दे ही सकती हूँ। अगली सुबह हम लू ह्वेनिंग को देखते हैं जो शिन्यू को रेडी होने के लिए कहता है, जिसके बाद वह उसे लंच पर ले जाता है। लू ह्वेनिंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसने शिन्यू को प्रपोज करने का डिसाइड किया होता है। वहीं दूसरी तरफ शिन्यू सोच रही होती है कि आज उसका फाइनली डिवोर्स हो जाएगा। एक तरफ तो शिन्यू इस चीज से खुश होती है क्योंकि वह अपने पापा का ट्रीटमेंट करवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ उसे थोड़ी सी उदासी होती है क्योंकि उसे अब लू ह्वाइनिंग से दूर होना होगा। थोड़ी देर बाद हम लू ह्वाइनिंग और शिन्यू को साथ में लंच करते हुए देखते हैं। तभी बातों ही बातों में शिन्यू लू ह्वाइनिंग को बताती है कि उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है और अब वह कभी भी उसकी लाइफ में नहीं आएगी। यह सुनकर लू ह्वाइनिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। शिन्यू को समझ नहीं आता कि लू ह्वाइनिंग का मूड खराब क्यों हो गया है, क्योंकि शिन्यू तो आज तक यही सोचती आई है कि लू ह्वाइनिंग के लिए यह शादी सिर्फ एक फेक अग्रीमेंट थी और इसलिए वह वहां से चली जाती है। शिन्यू के जाने के बाद लू ह्वाइनिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि शिन्यू ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया था और वह सिर्फ उसके साथ पैसे के लिए थी। लू ह्वाइनिंग इन बातों को सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वह घर जाकर भी कुछ नहीं खाता और न ही किसी से बात करता है और पूरे टाइम अकेला बैठा रहता है। यह देखकर घर में काम करने वाले वर्कर को भी बहुत बुरा लगता है। अगले दिन लू ह्वाइनिंग जब ऑफिस जाने लगता है, तभी उनके घर में एक आदमी आता है। लू ह्वाइनिंग जब अपने वर्कर से पूछता है कि आदमी कौन है, तो वर्कर बताता है, इस आदमी को शिन्यू ने भेजा है ताकि जो सामान वह यहाँ पर भूल गई है वह आदमी लेकर जा सके। यह सुनकर लू ह्वाइनिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लू ह्वाइनिंग जब शिन्यू के रूम में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि शिन्यू वह सारी चीजें लेकर गई है जो उसने खुद खरीदी थी और लू ह्वाइनिंग की दी हुई सभी चीजें यहीं छोड़कर चली गई हैं। यह सब देखकर लू ह्वाइनिंग को ऐसा लगता है कि शिन्यू अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और इसलिए वह बहुत ही ज्यादा उदास महसूस करने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले सीन में हम लू ह्वाइनिंग को देखते हैं जो अपने दोस्त को कहकर शिन्यू को कॉल करके ऑफिस बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर बाद उसका दोस्त शिन्यू को कॉल करके ऑफिस में बुलाता है और कहता है, आप अपना कुछ सामान ऑफिस में भूल गई थी, क्या आप सामान को ऑफिस से ले जाएंगी? जिस पर शिन्यू उससे हाँ कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ लू हुआनिंग जब घर पर जाता है तो उसे शिन्यू की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने लू हुआनिंग के बारे में कुछ चीज़ें लिख रखी थीं। शिन्यू ने लू हुआनिंग के स्कूल टाइम के बारे में, उसके बाद ऑफिस के बारे में, यहाँ तक कि खाने के बारे में भी चीज़ें लिख रखी थीं। पहले तो लू हुआनिंग को वह सब पढ़कर अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब लू हुआनिंग ने पूरी डायरी पढ़ी तो उसे पता चलता है कि उसने कभी शिन्यू की ज़रूरतों के बारे में सोचा ही नहीं, और शायद इसलिए शिन्यू उसे छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी तरफ हम शिन्यू को मिमी के साथ उसके घर पर देखते हैं, जहां पर वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। शिन्यू बताती है, मैं जॉब करने की सोच रही हूँ। मिमी के पूछने पर शिन्यू बताती है कि वह एक स्कूल में जॉब करने का सोच रही है, जहां वह किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाएगी। ये सुनकर उसकी दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह उसे सेलिब्रेशन के लिए भी कहती है। अगले दिन हम शिन्यू को देखते हैं जो स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाती है। वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल शिन्यू को देखकर ही उसे जॉब पर रख लेता है। शिन्यू जब जाने लगती है तो हम प्रिंसिपल के फेस पर एक अजीब सा इमोशन देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वह प्रिंसिपल कितना बुरा है और उसके इरादे भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगले दिन वह शिन्यू को मीटिंग करने के लिए एक लोकेशन पर बुलाता है। शिन्यू को लगता है कि वह लोकेशन एक रेस्टोरेंट की है और इसलिए शिन्यू वहां पर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम ज्वेशु को देखते हैं, जो पहले से जगह पर किसी साथ आती है और तभी उसकी नज़र शिन्यू पर पड़ती है। ज्वेशु जैसे ही देखती है कि शिन्यू कौन से फ्लोर पर जा रही है, वह समझ जाती है कि प्रिंसिपल शिन्यू को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वह यह देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और लू हुआनिंग को कॉल करके बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसिपल शिन्यू को होटल रूम में लेकर जाता है, जहां पर उनके साथ एक और आदमी होता है और कुछ लड़कियां भी होती हैं। शिन्यू बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में होती है और उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला देने की वजह से उसे कोई होश नहीं होता। असल में वह लोग शिन्यू का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सही समय पर लू हुआनिंग वहां पर आ जाता है और शिन्यू को बचा लेता है। शिन्यू नशे की हालत में लू हुआनिंग से बड़े ही प्यार से बात करती है, जिसके बाद लू हुआनिंग शिन्यू को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। शिन्यू जब बेहोश होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो लू हुआनिंग यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह पूरे समय उसके पास ही बैठा रहता है और उसका ख्याल भी रखता है। अगले सीन में लू हुआनिंग शिन्यू को खाना खिला रहा होता है। तब शिन्यू सोचती है कि लू हुआनिंग कितना अच्छा है और वह मेरा कितना ध्यान रखता है। चाहे मैंने 2 साल अग्रीमेंट पूरी तरह माना और सब कुछ किया, फिर भी लू हुआनिंग को आज मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। शिन्यू लू हुआनिंग के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए कहती हैं, मुझे लगा था अग्रीमेंट ख़त्म करने के बाद मुझे आपके सामने आने का कोई हक नहीं है और इसलिए मैं आपको देखकर भाग रही थी। मुझे माफ़ करना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। मैं नहीं चाहती थी आप मेरे बारे में गलत सोचें और इसलिए मैं वहाँ से चली गई थी। यह सुनकर लू व्हाइनिंग इमोशनल हो जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ज़रूरत में मेरा साथ दिया और आज तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हारा ध्यान बिल्कुल रखूंगा। शिन्यू लू व्हाइनिंग से कहती हैं, अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की मदद चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बोल सकते हो, जो भी तुम कहोगे मैं वह ज़रूर करूँगी। यह सुनकर लू व्हाइनिंग शिन्यू की तरफ जाता है और उसे चूम लेता है। उसके बाद दोनों बहुत असहज हो जाते हैं, जिसके कारण लू हुएनिंग वहां से कुछ कहे बिना चुपचाप चला जाता है। अगले सीन में हम लू हुएनिंग को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा होता है। तभी वह कैलेंडर की तरफ देखकर सोचता है, 17 दिन बाद हमारा तलाक का समय खत्म हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस दिन शिन्यू मेरे पास वापस आएगी या नहीं। लू हुएनिंग शिन्यू के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसका असिस्टेंट वहां आता है। लू हुआनिंग और उसका असिस्टेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद लू हुआनिंग अपने असिस्टेंट से शिन्यू के बारे में सवाल पूछने लगता है। असल में पिछले 2 सालों में लू हुआनिंग का असिस्टेंट शिन्यू का अच्छा दोस्त बन गया है और इसलिए लू हुआनिंग को यह बातें बड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि शिन्यू ने तो लू हुआनिंग को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसके असिस्टेंट को नहीं। इसलिए लू हुआनिंग अपने असिस्टेंट से इस बारे में सवाल करता है, जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है, आप उसके पति हैं लेकिन मैं उसका दोस्त हूँ और दोस्तों को ऐसे ब्लॉक नहीं किया जाता। दोनों कुछ देर और शिन्यू के बारे में बात करते हैं। उसके बाद उसका असिस्टेंट वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में वहां लू हुएनिंग का दोस्त आता है, जो उसका वकील भी होता है। वह लू हुएनिंग के बारे में बहुत परेशान होता है और इसलिए उसे तलाक से संबंधित बात करने आता है। लू हुएनिंग का दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम शिन्यू से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करोगे? क्या तुम नहीं चाहते उसके साथ रहना? जिस पर लू हुएनिंग कहता है, मुझे भरोसा है कि वह मेरे पास आ जाएगी। तलाक की अवधि खत्म होने से पहले ही हमारा रिश्ता वापस अच्छा हो जाएगा। इस पर उसका दोस्त उसे गंभीर चेहरे के साथ कहता है,
मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। तुम पहले क्या सुनना चाहोगे? जिस पर लू हुएनिंग कहता है, तुम पहले मुझे बुरी खबर सुनाओ। तो उसका दोस्त उसे बताता है, असल में शिन्यू की शादी हो रही है। यह सुनकर लू हुएनिंग को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने दोस्त पर चिल्लाने लगता है। लू हुएनिंग जब अच्छी खबर के बारे में पूछता है तो उसका दोस्त उसे कहता है, अच्छी खबर यह है कि मैंने इस बारे में अभी तुम्हारे साथ मजाक किया। यह सुनकर लू हुएनिंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वह अपने दोस्त को मजाक में चिल्लाने लगता है। असल में लू हुएनिंग के दोस्त को उसकी बहुत फिक्र होती है और इसलिए वह लू हुएनिंग को समझाने लगता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम शिन्यू से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लो, या फिर अगले कुछ महीनों में जब शिन्यू की शादी हो तो तुम अपने आप को इमोशनली पूरी तरह बर्बाद कर लो। यह सुनकर लू हुएनिंग उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है कि शिन्यू मेरे पास ज़रूर वापस आ जाएगी। उसके दोस्त के बार बार समझाने पर भी वह कुछ नहीं समझता और इसी उम्मीद में रहता है कि शिन्यू तलाक की अवधि खत्म होने से पहले उसके पास जरूर लौट आएगी। अगले दृश्य में हम शिन्यू को लू हुएनिंग के बेस्ट फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहां वे दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं और पीछे लू हुएनिंग भी छुपकर उनकी बात सुन रहा होता है। लू हुएनिंग का दोस्त जानबूझकर शिन्यू से लू हुएनिंग के बारे में सवाल पूछता है और शिन्यू उसे बताती है, मैं लू हुएनिंग के साथ अब और नहीं रह सकती क्योंकि हमारा एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। मैं उनके लिए काम कर रही थी और अब मैं उनके साथ रहकर उन्हें परेशान नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि वह मेरे लिए ठीक नहीं है। वह और मैं बहुत अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें कोई भी रिच और ब्यूटीफुल लड़की मिल जाएगी। मैं नहीं चाहती कि वह अपनी पूरी जिंदगी मेरे जैसे किसी लड़की के साथ बिताएं और मैं जानती हूँ कि वह भी मेरे साथ नहीं रहना चाहेंगे। लू हुएनिंग शिन्यू की यह सारी बातें सुन रहा होता है और शिन्यू की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। जब शिन्यू अपनी बेस्ट फ्रेंड मिमी के साथ डिनर करने जाती है, तब वहां पर हम लू हुएनिंग और उसके बेस्ट फ्रेंड को भी देखते हैं, जहां लू हुएनिंग का बेस्ट फ्रेंड लू हुएनिंग को बताता है, मुझे पता चला था कि शिन्यू यहाँ डिनर करने आने वाली है, इसलिए मैंने तुम्हें भी बुलाया। जहां एक तरफ कैफे में शिन्यू और मिमी भविष्य की योजना बना रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ लू हुएनिंग और उसका बेस्ट फ्रेंड बैठकर शिन्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहां लू हुएनिंग का बेस्ट फ्रेंड उसे समझाता है कि या तो तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में शिन्यू से बात कर लो, या फिर इतना उदास रहना बंद करो। इन सब चीजों के बीच उस रेस्टोरेंट में एक चोर आ जाता है जो मिमी का पर्स लेकर भाग जाता है। मिमी उसके पीछे अपने पर्स के लिए भागती है और मिमी के पीछे शिन्यू भी जाने लगती है। यह सब देखकर लू हुआइनिंग और उसका बेस्ट फ्रेंड भी परेशान हो जाते हैं और वह भी उनकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। लू हुआइनिंग जैसे तैसे करके उस चोर को पकड़ लेता है, लेकिन वह चोर अपनी जान बचाने के लिए लू हुआइनिंग को चाकू से पेट में मार देता है, जिसके कारण लू हुआइनिंग को बहुत गंभीर चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिन्यू भाग कर आती है, तो लू हुआइनिंग को लगता है कि शिन्यू उसके पास आएगी, लेकिन शिन्यू का पूरा ध्यान उसकी बेस्ट फ्रेंड मिमी पर होता है, जो जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। शिन्यू मिमी को लेकर अस्पताल जाती है और वहां उसका इलाज शुरू करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ लू हुआइनिंग अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठा होता है और शिन्यू के बारे में बात कर रहा होता है। लू हुआइनिंग फोन करके शिन्यू को इस बारे में बताता है, तो शिन्यू हैरान रह जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि लू हुआइनिंग को चोट कब लगी। नेक्स्ट सीन में हम लू हुएनिंग को देखते हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है। शिन्यू लू हुएनिंग से मिलने आती है और उसे समझाती है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, मैं यहीं पर हूँ। मैं बीमार थी तब तुम पूरे समय मेरे साथ थे और अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी यहीं हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जहाँ एक तरफ शिन्यू की बेस्ट फ्रेंड मीमी अस्पताल में एडमिट होती है, वहीं दूसरी तरफ लू हुआइनिंग भी एडमिट होता है। दोनों को ही पिछले घटनाओं की वजह से चोट लगी होती है और शिन्यू कभी अपने बेस्ट फ्रेंड के कमरे में तो कभी लू हुआइनिंग के कमरे में जाकर दोनों का ध्यान रखती है। इन सब के बीच शिन्यू बहुत थक जाती है और लू हुआइनिंग का ध्यान रखते हुए उसके ही कमरे में सो जाती है। अगले दिन जब शिन्यू की नींद खुलती है तो वह वापस मिमी के कमरे में जाकर उससे बात करती है और उसे ध्यान रखने के लिए भी कहती है। वे दोनों कुछ देर बैठकर बात करते हैं, जिसके बाद शिन्यू वापस लू हुआइनिंग के कमरे में चली जाती है। शिन्यू जब अस्पताल से वापस घर जा रही होती है तो वह एक छोटे से लड़के से टकरा जाती है। उस लड़के के पीछे एक डॉक्टर भाग रहा होता है। डॉक्टर आकर शिन्यू से कहता है, यह लड़का मेरा फोन चुराकर भाग रहा है। लेकिन वह लड़का मना करता है और कहता है, मैंने कोई फोन नहीं चुराया, ये मेरा ही फोन है। शिन्यू डॉक्टर की बात का विश्वास नहीं करती और उस छोटे बच्चे की बात मान लेती है। तभी वहां अस्पताल का चीफ सर्जन जेकाई आता है,
जो सुएशु का कजिन होता है। उन्हें देखकर अस्पताल का डॉक्टर घबरा जाता है। शिन्यू जब पूरी बात जेकाई को समझाती है तो जेकाई उस बच्चे से सवाल पूछता है, जिस पर वह बच्चा फोन का लॉक खोलकर एक वीडियो दिखाते हुए कहता है, ये डॉक्टर मेरी बहन को परेशान कर रहे थे और उनसे बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए मैंने इनकी वीडियो बना ली थी ताकि मैं यह चीज़ पुलिस को दिखा सकूं। यह सुनकर जेकाई को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही शिन्यू को भी गुस्सा आने लगता है। जेकाई उस डॉक्टर को धमकी देता है, लेकिन वह डॉक्टर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर उस छोटे लड़के के पापा आते हैं। असल में वह छोटा लड़का एक बहुत बड़े बिजनेसमैन प्रेसिडेंट हान का बेटा होता है और यह बिजनेसमैन कुछ समय पहले ही लू हुआइनिंग के साथ मीटिंग में थे और तब वह शिन्यू से भी मिले थे। वह शिन्यू को उनके बेटे की मदद करने के लिए धन्यवाद कहते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिन्यू को देखते हैं, जो अपने पापा से मिलने उनके अस्पताल कमरे में जाती है। शिन्यू और उसके पापा कुछ देर बात कर रहे होते हैं, तभी वहां जेकाई आ जाता है। जेकाई को देखकर शिन्यू हैरान रह जाती है। शिन्यू के पापा उसे बताते हैं, जेकाई मेरा डॉक्टर है और वही मेरा इलाज भी कर रहे हैं। ये सुनकर शिन्यू बहुत हैरान रह जाती है, जिसके बाद जेकाई वहां से चला जाता है। शिन्यू अपने पापा के साथ कुछ समय और बिताती है, जिसके बाद जब वह वापस घर जा रही होती है तो उसे जेकाई मिलता है। वह जेकाई को धन्यवाद कहती है और साथ ही डिनर ट्रीट भी ऑफर करती है। अगले दृश्य में हम जेकाई और शिन्यू को साथ में एक पेस्ट्री शॉप में देखते हैं, जहां पेस्ट्री शॉप के वर्कर जेकाई को कुछ भी देने से मना कर देती हैं। यह देखकर शिन्यू आराम से पूछती है, क्या तुम्हारी इस शॉप के मालिक से कोई लड़ाई है? जिस पर जेकाई उसे मना कर देता है, लेकिन तभी जेकाई की नज़र एक सर्टिफिकेट पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है कि इस शॉप का मालिक शिन्यू है। यह देखकर शिन्यू हैरान हो जाती है। शिन्यू इस बारे में कुछ देर सोचती है तो उसे समझ आता है कि लू हुएनिंग ने ही उसके नाम पर यह शॉप खरीदी होगी। तभी वहां एक कार भी आती है। शिन्यू जेके से सॉरी कहती है और फिर कभी डिनर करने जाने के लिए भी कहती है। अगले सीन में हमारी कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं शिन्यू बड़े ही खूबसूरत तरीके से तैयार होकर जुएशु की बर्थडे पार्टी में आती है। शिन्यू जैसे ही बर्थडे पार्टी में एंटर करती है तो जुएशु उसे प्यार से वेलकम करती है। तभी वहां शिन्यू की नज़र जेकाई पर पड़ती है और जेकाई भी शिन्यू को देखकर उसकी तरफ आने लगता है। यह देखकर जुइशु हैरान रह जाती है। जुइशु जब पूछती है, तुम मेरे भाई को जानती हो? तो यह सुनकर शिन्यू के होश उड़ जाते हैं। असल में शिन्यू इस बारे में नहीं जानती थी कि जेकाई शुइशु का ही कजिन है। जिसके बाद सुइशु जेकाई और शिन्यू को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए जाने को कहती है, जिसमें शिन्यू उसे मना करने की कोशिश करती है। लेकिन जेकाई भी शिन्यू से कहने लगता है, क्यों ना हम साथ में थोड़ी देर ड्रिंक करें। थोड़ी देर में वहां लू हुआइनिंग आ जाता है और लू हुएनिंग शिन्यू के पास खड़ा होकर सुइशु को यह सब करने से मना करने लगता है। जिसके बाद सुइशु लू हुएनिंग का मजाक बनाती है और उसे परेशान भी करती है। सुइशु और लू हुएनिंग कुछ देर चूहा बिल्ली की तरह बहस करते हैं, जिसके बाद लू हुएनिंग शिन्यू को अपनी तरफ बुलाने के लिए दर्द का नाटक करता है। शिन्यू लू हुएनिंग को दर्द में देखकर उसके पास तुरंत ही चली जाती है। वह लोग कुछ देर इसी तरह बात करते हैं और फिर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अगले सीन में हम लू हुआइनिंग और शिन्यू को साथ में एक कमरे में देखते हैं, जहां लू हुआइनिंग अपनी शर्ट उतारने लगता है क्योंकि उसकी चोट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। शिन्यू लू हुआइनिंग से कहती है, मैं तुम्हें नई ड्रेसिंग कर देती हूँ। यह कहते हुए वह लू हुआइनिंग की पुरानी ड्रेसिंग उतारती है। जब वह पुरानी ड्रेसिंग को हटाती है तो वह लू हुआइनिंग के पेट पर लगी चोट देखकर बहुत ही ज्यादा घबराती है। वह लू हुआइनिंग को समझाती है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। वह लू हुएनिंग की चोट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस पर दवा लगाने लगती है। शिन्यू जब दवाई लगाकर वापस पार्टी में एंटर होती है तो किसी से टकराने की वजह से वह पानी में गिर जाती है। लू हुआइनिंग ये देखकर बहुत घबराता है और पानी में कूदकर शिन्यू को बाहर निकालता है। शिन्यू इस वजह से बहुत गुस्से में आ जाती है और लू हुआइनिंग को चिल्लाने लगती है। वह कहती है, तुम्हें तो इतनी सारी चोट लगी हुई है, फिर भी तुम मेरी वजह से पानी में क्यों कूद गए? अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो क्या होता? शिन्यू बार बार लू हुआनिंग को डांट रही होती है, लेकिन लू हुआनिंग उसे चुप कर देता है और कहता है, जब तक तुम ठीक हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या होता है। यह सुनकर शिन्यू का गुस्सा और बढ़ जाता है। शिन्यू लू हुआनिंग को डांटने लगती है, लेकिन लू हुआनिंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। उन दोनों के बीच बहुत ही पैशनेट किस होने लगती है और जब शिन्यू लू हुआनिंग से दूर करने की कोशिश करती है तो लू हुआनिंग उसे दूर नहीं होने देता और ज्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। लोग शिन्यू और लू हुएनिंग को देखने लगते हैं। उसके बाद लू हुएनिंग शिन्यू से पूछता है,
तुम मुझे डिवोर्स क्यों दे रही हो? हम इस डिवोर्स को कैंसिल कर देते हैं, तुम वापस मेरे साथ आ जाओ। लेकिन शिन्यू उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में भी सच्चा प्यार आए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे अपनी लाइफ में रियल लव फील करना है और मैं भी एक फैमिली चाहती हूँ। ये कहकर शिन्यू वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम लू ह्वाइनिंग को देखते हैं जो शिन्यू के पापा से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। वह उनके लिए कुछ फ्रूट्स और गिफ्ट्स भी लेकर जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे बात करता है। थोड़ी ही देर में वहाँ शिन्यू आ जाती है। शिन्यू वहाँ लू ह्वाइनिंग को देखकर हैरान रह जाती है। वह लोग आपस में कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद शिन्यू लू ह्वाइनिंग को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। लू ह्वाइनिंग के जाते ही शिन्यू अपने पापा को डांटने लगती है और कहती है, आप ऐसे हर किसी से बात मत कीजिएगा। थोड़ी ही देर में वहाँ शिन्यू के पापा का डॉक्टर जेकाई आ जाता है। जेकाई उन्हें बताता है कि अब से शिन्यू के पापा का ट्रीटमेंट कोई और करेगा। यह सुनकर शिन्यू हैरान रह जाती है और पूछती है, ऐसा क्यों? जेकाई बताता है, मुझे हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुनकर शिन्यू समझ जाती है कि इन सब के पीछे लू ह्वाइनिंग का ही हाथ है। शिन्यू गुस्से में लू ह्वाइनिंग से मिलने जाती है और कहती है, तुमने जेकाई को सस्पेंड क्यों करवा दिया? ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह जोर जोर से लू ह्वाइनिंग को चिल्लाती है। लू ह्वाइनिंग उससे कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई भी चीज़ बिना अपने फायदे के नहीं करता। अगर तुम वापस मेरे साथ मेरे घर पर शिफ्ट होने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये सुनकर पहले तो शिन्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह लू ह्वाइनिंग की बात मान लेती है, क्योंकि वह चाहती थी कि जेकाई ही उसके पापा का ट्रीटमेंट करे। अगले सीन में हम लू ह्वाइनिंग और शिन्यू को देखते हैं, जो उनके पुराने घर में एंटर करते हैं, जहां सभी वर्कर्स शिन्यू का स्वागत करते हैं। पहले तो शिन्यू लू ह्वाइनिंग का बहुत ध्यान रखती थी और उसके लिए खाना भी बनाती थी, लेकिन अब वह लू ह्वाइनिंग को बिल्कुल भाव नहीं देती और घर में एंजॉय करती है और पूरे टाइम स्नैक्स खाती रहती है। यह देखकर लू ह्वाइनिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह शिन्यू के हाथ से स्नैक्स लेकर वहां से जाने लगता है। साथ ही वह एक वर्कर से यह भी कहता है कि मैं आज शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर ही खाना खाऊंगा, तो आप सिर्फ शिन्यू का ही खाना बनाना। लू ह्वाइनिंग को यह उम्मीद थी कि शिन्यू पहले की तरह बाहर रहने पर उसे कॉल करेगी और घर आने के लिए कहेगी। इस उम्मीद में वह अपने दोस्तों के साथ बाहर ड्रिंक करने भी गया था। अगले सीन में हम लू ह्वाइनिंग को देखते हैं, जो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार में बैठा होता है और वह लोग सब बातें करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। लू ह्वाइनिंग के सभी दोस्त उसे उसकी वाइफ की तारीफ करते हुए कहते हैं, जब से शिन्यू के बारे में सुना है, हम सबकी वाइफ्स हमारा बहुत ध्यान रखने लगी हैं। लू ह्वाइनिंग के सभी दोस्त एक एक करके शिन्यू की तारीफ करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बारिश होने लगती है, जिस वजह से लू ह्वाइनिंग के सभी दोस्तों की वाइफ्स एक एक करके उन्हें घर आने के लिए कह देती हैं। लेकिन लू ह्वाइनिंग अकेला ऐसा इंसान रह जाता है जिसे कोई याद नहीं करता और न ही कोई घर आने के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर लू ह्वाइनिंग का एक वर्कर शिन्यू से कहता है, आप पहले तो लू ह्वाइनिंग की बहुत ज्यादा फिक्र करती थी, लेकिन आज आपको क्या हो गया है? बाहर इतनी बारिश हो रही है, फिर भी आपने लू ह्वाइनिंग को फोन नहीं किया। यह सुनकर शिन्यू वर्कर पर गुस्से होते हुए कहती है, अब हमारा डिवोर्स हो गया है, और वर्कर को वहां से जाने के लिए कह देती है। शिन्यू बाहर से तो एकदम सख्त होने का नाटक कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराई होती है कि लू ह्वाइनिंग कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ लू ह्वाइनिंग बहुत ही ज्यादा उदास होता है, इसलिए वह अकेला ही बैठकर ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद लू ह्वाइनिंग जब घर आता है तो वह शिन्यू को हॉल में बैठा देखता है। लू ह्वाइनिंग जब शिन्यू के पास जाकर बैठता है तो उसे पता चलता है कि शिन्यू कार्टून देख रही है। वह शिन्यू के हाथ से आईपैड ले लेता है और शिन्यू से उस कार्टून के बारे में अलग अलग तरह के सवाल पूछने लगता है। वह शिन्यू से उस कार्टून की स्टोरी, कैरेक्टर्स के नाम और ऐसे फालतू के सवाल पूछते रहते हैं। इसके बाद वह दोनों मिलकर कार्टून देखते हैं। लू ह्वाइनिंग कुछ देर शिन्यू को चिढ़ाता है और कहता है, वह इतनी बड़ी होकर भी कार्टून देख रही है, लेकिन शिन्यू उस बात पर ध्यान नहीं देती। वह लोग कुछ देर इसी तरह कार्टून देखते हैं, जिसके बाद शिन्यू को नींद आने लगती है। जब शिन्यू आधी नींद में होती है, तब लू ह्वेनिंग उससे अलग अलग सवाल पूछता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? जिस पर शिन्यू नींद में हाँ कर देती है, तो लू ह्वेनिंग भी कहता है, मुझे भी तुम पसंद हो। और यह कहकर वह शिन्यू को उसके रूम में सुलाने के लिए लेकर चला जाता है। अगले दिन शिन्यू के पास जेकाई का फोन आता है और जेकाई उससे बताता है कि उसके पापा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और उन्हें अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है।
यह सुनकर शिन्यू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वह लू हुआनिंग के पास जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं। जेकाई उन्हें बताता है कि शिन्यू के पापा को अर्जेंटली बोन ट्रांसप्लांट सर्जरी की जरूरत है। उनकी तबीयत बहुत ही खराब है, लेकिन उन्हें कोई डोनर नहीं मिल रहा। अगर लू हुआनिंग चाहे तो वह अपने सोर्सेज का यूज करके गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम से कोई ना कोई डोनर ढूंढ सकता है। यह सुनकर शिन्यू के मन में थोड़ी सी उम्मीद जागती है। जेकाई वहां से कहकर चला जाता है, तुम दोनों आपस में बात कर लो और डिसाइड कर लो कि तुम लोग क्या चाहते हो। जेकाई के वहां से जाने के बाद शिन्यू लू हुआनिंग से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है, प्लीज मेरी यह हेल्प कर दो। जिस पर लू हुआनिंग फिर से उसे याद दिलाता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई भी चीज बिना अपने फायदे के नहीं करता। शिन्यू जब पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं वह कर दूंगी, बस तुम मेरी हेल्प कर दो, तो लू हुआनिंग बिना सोचे शिन्यू से कहता है, मुझे एक बेबी चाहिए। यह सुनकर शिन्यू को पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर जब वह अपने पापा की रिपोर्ट देख लेती है और उनके बारे में सोचती है, तो वह यह शर्त भी मान लेती है। अगले सीन में एलू हुआनिंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। यह कहकर वह लू हुआनिंग को पहले गुड न्यूज़ सुनाता है और बताता है, शिन्यू के पापा के लिए डोनर मिल गया है। जब लू हुआनिंग बैड न्यूज़ पूछता है तो असिस्टेंट बताता है, वह डोनर कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये सुनकर लू हुएनिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर शिन्यू उसका इंतजार कर रही होती है और सोचती है, मैं जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी ताकि मैं बेबी लू हुआनिंग को दे सकूं और फिर लू हुआनिंग से हमेशा के लिए जान बचा सकूं। शिन्यू जब अपने पीरियड्स की डेट कैलकुलेट करती है तो वह डिसाइड करती है कि आज का दिन प्रेग्नेंट होने के लिए बेस्ट है। लू हुआनिंग जैसे ही घर आता है तो शिन्यू अपनी ड्रेस चेंज करके लू हुआनिंग के सामने आती है और उसे हिंट देने लगती है, लेकिन लू हुआनिंग उसकी हिंट्स को इग्नोर करके उसे गुड नाइट कहकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लू हुआनिंग को ऐसा करते देख शिन्यू को समझ नहीं आता कि लू हुआनिंग को अचानक क्या हो गया। अगले दिन हम लू हुआनिंग को ऑफिस में देखते हैं, जहां पर उसे कंपनी में बहुत बड़ा लॉस होता है। उसके कंपनी के कई सारे शेयर्स एक अनजान इंसान खरीद लेता है। लू हुआनिंग समझ जाता है कि इसमें किसी कंपनी के अंदर चोरी की बात है और वह बहुत ज़्यादा चीखने लगता है और अपनी सिस्टर से इस बारे में पता करने के लिए कहता है। तभी वहां पर LISU आ जाता है, वही लड़का जो कुछ हफ्तों पहले शिन्यू को पार्किंग लॉट में परेशान कर रहा था। लीसू बताता है, ये सारे शेयर्स मैंने ही खरीदे हैं। तब वहां पर लू हुआनिंग की दादी मडाम लू भी आ जाती हैं। मडाम भी लूसी की तरफदारी करते हुए कहती हैं, अब मेरा कोई पोता नहीं है और अब मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। तुमने हमारे परिवार का नाम खराब करने की बहुत कोशिश की। तुमने मेरे कहने पर जुइशु से शादी भी नहीं की और तुम उस शिन्यू के साथ ही रहते रहे। इसलिए अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। वो लोग सब लू हुएनिंग के खिलाफ खड़े होते हैं और उसके खिलाफ छल से कंपनी बर्बाद करने की भी कोशिश करते हैं, जिसके बाद लू हुएनिंग गुस्से में उन लोगों को वहां से निकाल देता है। अगले सीन में हम लू हुएनिंग और शिन्यू को साथ में कार में देखते हैं, जहां शिन्यू लू हुएनिंग से पूछती हैं, अगर तुम सच में बिजी हो तो मैं टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। ये सुनकर लू हुएनिंग हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आता शिन्यू क्या बोल रही है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह शिन्यू को गुस्से की नज़र से देखने लग जाता है, जिसके बाद शिन्यू उसे समझाने की कोशिश करती है, मैंने डॉक्टर से बात की है और यह इतना भी मुश्किल नहीं। लू हुएनिंग शिन्यू की बातें चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और शिन्यू को किस करने लग जाता है। लू हुएनिंग को समझ आ जाता है कि शिन्यू उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए वह शिन्यू को कहता है, तुम अब आज़ाद हो, तुम्हें मेरे साथ उस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही मेरी कोई बात सुनने की ज़रूरत है। तुम जा सकती हो और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद डिवोर्स पेपर्स भी भेज दूंगा। तुम्हें उसकी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी लाइफ अच्छी से एंजॉय करो। लू हुआनिंग की ये बातें सुनकर शिन्यू को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। वह सिर्फ यह चाहती थी कि उसके पापा ठीक रहें और इसलिए वह वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमारी कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है और हम शिन्यू और उसके पापा को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं, जहां शिन्यू अपने पापा को व्हील चेयर में बैठाकर पार्क में घुमा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ एलू हुआनिंग और उसका बेस्ट फ्रेंड दूर से ही शिन्यू को देख रहे होते हैं और इस बारे में बात करते हैं। अगले सीन में हम लू हुआनिंग को देखते हैं, जहां जैसे ही लू हुआनिंग ऑफिस के अंदर जाता है, वहां पहले से ही ली एस यू और मैडम लू बैठे होते हैं। ली सू और मैडम लू लू हुएनिंग को बताते हैं कैसे उन्होंने कंपनी के और भी ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं और अब लू हुएनिंग की कंपनी पूरी तरह बर्बाद होने वाली है।
वो लोग लू हुएनिंग का मजाक बनाते हैं और कहते हैं, अब तुम अपनी कंपनी को किसी भी तरीके से नहीं बचा सकते। तब वहां शिन्यू आ जाती है और लू हुएनिंग की तरफदारी करते हुए कहती है, किसने कहा लू हुएनिंग की कंपनी अब नहीं बचेगी। शिन्यू के पीछे ही प्रेसिडेंट हान भी आता है। प्रेसिडेंट हान वही बड़ा बिजनेसमैन है जिसके बेटे की मदद शिन्यू ने कुछ वक्त पहले की थी, और उन्होंने शिन्यू से वादा किया था कि जब भी शिन्यू को उनकी मदद की ज़रूरत होगी वह ज़रूर कुछ करेंगे। शिन्यू को जैसे ही लू हुएनिंग की कंपनी के बारे में पता चलता है, वह प्रेसिडेंट हान से बात करने चली जाती है और प्रेसिडेंट हान ने अपने वादे के हिसाब से शिन्यू की मदद भी की। प्रेसिडेंट हान को देखकर एलाइस्यू और मैडम लू दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद एल्यू हुएनिंग इन दोनों को वार्निंग देता है, अगर तुम दोनों वापस यहाँ आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और साथ ही प्रेसिडेंट हान एलू हुएनिंग की कंपनी बचाने में उसकी मदद भी करते हैं, जिसके बाद लू हुएनिंग और शिन्यू साथ में घर जाने लगते हैं और तभी कार में बैठकर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। लू हुएनिंग जब शिन्यू से उसके रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, तब शिन्यू ने उसे कहा, मैं चाहती हूँ हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करें, क्योंकि हम दोनों ही अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। मैं तुम्हें बेबी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं अपनी एक नई लाइफ शुरू करूंगी और तुम अपनी एक नई लाइफ शुरू करना। लू हुएनिंग शिन्यू से रिक्वेस्ट करता है, तुम कुछ दिन इस बारे में सोच लो, फिर हम फाइनलाइज कर लेंगे। अगले सीन में हम शिन्यू को देखते हैं जो वॉक कर रही होती है। तभी लीसू अपने कुछ गुंडों के साथ आकर शिन्यू को किडनैप कर ले जाता है। वह शिन्यू के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है और उसे मारने की भी धमकी देता है। इसके बाद वह प्रेसिडेंट हान को फोन करके बताता है कि उसने शिन्यू को किडनैप कर लिया है और अगर उसने उसकी कंपनी नहीं दी तो वह शिन्यू को मार देगा। यह सुनकर लू हुएनिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और लाइसू का फोन काट देता है। लीसू शिन्यू से अपना काम करवाता है और उसे साथ में नूडल्स बनाने के लिए भी कहता है। इसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं और साथ में नूडल्स भी खाते हैं। शिन्यू लीसू के साथ फ्रेंडली होने का नाटक करते हुए टाइम गुजारने की कोशिश करती है और धीरे धीरे नूडल्स बना के फिर उसके साथ ही बैठकर नूडल्स भी खाने लगती है। थोड़ी देर बाद लाइसू के पास एलू हुएनिंग का कॉल आता है और लू हुएनिंग उससे कहता है, मैं कंपनी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम शिन्यू को छोड़ दो। जिस पर लीसू लू हुएनिंग के साथ बदतमीजी करने लगता है और फोन काट देता है। थोड़ी ही देर बाद लू हुएनिंग लीसू का फोन ट्रैक करके उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां लीसू शिन्यू को लेकर गया होता है। लू हुएनिंग के वहां पर आने पर जब लीसू और उसका आमना सामना होता है तो लीसू अपनी गन निकालकर लू हुएनिंग को मारने की धमकी देता है। शिन्यू लू हुएनिंग को बचाने की कोशिश करती है और तभी लीसू शिन्यू से कहता है, तुम्हारे पापा ही हैं जिन्होंने बोन ट्रांसप्लांट का वादा किया है, वो कोई और नहीं बल्कि लू हुएनिंग ही है, और अब लू हुएनिंग को मार देने से मैं तुम दोनों को एक साथ सबक सिखा दूंगा। ये कहकर वह लू हुएनिंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसकी गन जाम हो जाती है और उसकी गन से कोई गोली नहीं निकलती। इस मौके का फायदा उठाकर शिन्यू भागकर लू हुएनिंग की तरफ आ जाती है। हमारी कहानी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से एंड होने वाली होती है, जहाँ शिन्यू लू हुएनिंग के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए डिवोर्स को कैंसिल करने की बात करती है और वो दोनों साथ में एक फैमिली स्टार्ट करने का भी सोचते हैं। हमारी कहानी यहाँ पर हमारे मेल और फीमेल लीड के लव कन्फेशन और एक बहुत ही प्यारी किस के साथ खत्म होती है।